आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि किडनी किस तरीके से काम करता है और वह किस तरीके से मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालता है। तो जो ऑर्गन है एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और वे सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी इज द एसेंशियल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। एसेंशियल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल और वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। किडनी की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर? इसकी संख्या होती है 2, और इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यह जो नेफ्रॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है उसकी जो संख्या होती है वो करीब 2 मिलियन के आसपास, 2 मिलियन। और अगर सारे नेफ्रॉन को आपस में जोड़ दिया जाए एंड टू एंड तो उसकी लंबाई लगभग हो जाएगी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर वो लंबा हो जाएगा। तो जितना नेफ्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वह किडनी उतना इफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एक्सक्रीटरी सरफेस एरिया बढ़ जाए और उसके अंदर जो फिल्ट्रेट बाहर आता है उसके साथ जो यूजफुल सब्सटेंस बाहर आते हैं उसका भी वो एब्जॉर्प्शन आसानी से कर लगे। तो ये सरफेस एरिया को भी बढ़ा देता है नेफ्रॉन। पोजीशन की बात करें तो किडनी हमारे शरीर के अंदर कहां पाया जाता है? आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड दिस वन इज सिचुएटेड, कहां रहता है ये? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, वो भी एब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर पार्ट है, अपर पार्ट में नहीं, लोअर पार्ट में पाया जाता है। तो ये इसका पोजीशन है, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किडनी की संख्या शरीर के अंदर 2 होती है और यह एक वाइटल ऑर्गन है और यह जीवन जीने के लिए इसकी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। कभी कभी होता क्या है, अच्छा मेन फंक्शन क्या है किडनी का? 2 काम करता है किडनी। एक करता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ, जिसमें मुख्य तौर पर क्या होता है? यूरिया होता है। और जो दूसरा काम है इसका है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस को बनाना। शरीर के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको बनाने का काम करता है, उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन वेस्ट है, उसका निष्कासन जो शरीर से होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। और वो कौन करता है? किडनी करता है। तो देखिए, अगर यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाए शरीर के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ? उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? यूरेमा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरेमा। ये यूरेमा क्या है? concentration of urea increases in body। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हम क्या? उसको हम कहते हैं यूरेमा। लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ना नहीं चाहिए। अगर हमारा किडनी नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है तो यूरिया का कंसंट्रेशन शरीर के अंदर नॉर्मल रहता है, वह मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि किडनी में किसी ना किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है।
तो वह जो प्रॉब्लम है किडनी के अंदर, जिसके वजह से यूरिया का सिक्रीशन प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन, वह जो कंडीशन है उसको कहते हैं किडनी फेल्योर। तो वो क्या है? किडनी फेल्योर। ये किडनी फेल्योर का कंडीशन है जिसमें क्या होगा, यूरेमा कहते हैं उसको, यूरिया का लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा यूरिया, किडनी काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो उसको कहते हैं किडनी फेल्योर। लेकिन जो नॉर्मल किडनी होता है, ये जो नॉर्मल किडनी है, वह एक दिन में करीब करीब 180 लीटर लिक्विड को फिल्ट्रेट करता है, और उस 180 लीटर में से मात्र 2 लीटर यूरिन, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 टू 2 लीटर ये यूरिन जो है बाहर निकलता है, और उस यूरिन के साथ क्या होता है, यूरिया होती। तो और वह जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, जो यूरिन होता है वो होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ये डिपेंड करेगा, जितना बॉडी के अंदर अगर पानी की मात्रा कम है तो वह गाढ़ा ज्यादा होगा यूरिन, और अगर थोड़ी बहुत नॉर्मल या मॉडरेट अमाउंट में पानी है तो जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए यूरिन का वही होगा। और वह जो यूरिन होता है मैमल के अंदर वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। और बॉडी के अंदर जो पानी का लॉस या पानी जो है बाहर निकलेगा कितना और कितना एब्जॉर्ब होगा, ये डिसाइड करेगा कि पानी के अंदर जो डिसॉल्व होने वाला यूरिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन यूरिया का ज्यादा है तो ज्यादा पानी चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, तो ज्यादा पानी को बाहर ले जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वेस्ट मटेरियल कम है, तो कम पानी होगा, मैक्सिमम पानी जो है एब्जॉर्ब कर ले जाएगा ड्यूरिंग द ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। एनीवे, तो अब आइए हम किडनी फेलियर की बात करें। नॉर्मल किडनी का तो ये फंक्शन है, लेकिन अगर नॉर्मल किडनी काम कर रहा है इसका मतलब ये 100% काम कर रहा है। और किडनी फेलियर कंडीशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके का फेलियर होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है एक्यूट। जो प्रोग्रेसिव होता है वो क्रॉनिकल कहलाता है, और जो परमानेंटली डैमेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। तो देखिए कि किडनी फेलियर के दो कंडीशन यहां पर दिखाए गए हैं। अगर 100% काम कर रहा है तो वो कैसा है, नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल वन। लेकिन अगर 100% से किसी भी प्रकार की 0% पर आ जाए, ये 100% तो नॉर्मल, अगर ये 0% हो जाए, एकदम ही नहीं काम कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट कंडीशन। एक्यूट, ये एक्यूट कंडीशन होगा, 0% एकदम किसी तरह का कोई काम ही नहीं कर रहा है ये, तो ये। और इसमें अगर 100% और 0% के बीच कुछ भी हो, जैसे मान लिया जाए कि ये 80% काम कर रहा है, या फिर 70% काम कर रहा है, या फिर ये 60% ही काम कर रहा है, तो एनीवे, तो यह जो कंडीशन होता है, कहने का मतलब कि ये टोटली फेल्योर नहीं है, थोड़ी बहुत जो है यह काम कर रहा है, लेकिन वह परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। तो यह जो कंडीशन होता है इसको कहते हैं क्रोनिक। क्रोनिक, तो ये हो गया क्रोनिक किडनी, ये हो गया एक्यूट किडनी, और ये हो गया आपका नॉर्मल किडनी। तो जब किडनी फेल्योर होता है तो उसके लिए क्या होता है, ट्रीटमेंट चाहिए। अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन शरीर के अंदर बढ़ने लगेगा, और वो जो टॉक्सिक मटेरियल है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वह जो बॉडी है या जो इंडिविजुअल है वह डेथ की तरफ प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला जाएगा, तो अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो ट्रीटमेंट, वह पेशेंट जिसके अंदर किडनी फेलियर है, उसका जो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है? वो ट्रीटमेंट है। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखिए कि हमने कहा कि जो क्रॉनिक किडनी है वह 80% के बाद 70%, 60%, फाइनली ये 40%, 30% होते होते 0% की तरफ चला जाएगा। तो यह जो डैमेज है, यह जो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव फेल्योर। प्रोग्रेसिव पहले काम करता है लेकिन, और इट विल टेक लॉन्गर टाइम्स, करीब 2 साल, 3 साल, 4 साल तक काम करते करते फिर फाइनली जो है यह एक्यूट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह है आपका प्रोग्रेसिव कंडीशन है किडनी का। अब हमने कहा कि अगर ट्रीटमेंट करना है तो क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस जो होता है वह दो तरीके से हो सकता है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, पहले तो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? डायलाइजर। डायलाइजर, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायलाइजर। और अब हम लोग इस डायलाइजर का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसका फंक्शन देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसी डायलाइजर को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। तो आइए इसको डायलाइजर का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। एक जो डायलाइजर है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। देखिए, डायलाइजर, इसमें 2 कंपोनेंट, एक तो हो गया आपका फ्लूइड जो चाहिए डायलिसिस के लिए, तो डायलिसिस फ्लूइड। और जो दूसरा है मेम्ब्रेन चाहिए। मेम्ब्रेन जो कि यूरिया को फिल्टर करेगा। तो एक तो डायलिसिस फ्लूइड होगा और मेम्ब्रेन होगा। और ये दोनों जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? ट्यूब के फॉर्म में होगा। उस मेम्ब्रेन से हम क्या बनाते हैं? ट्यूब बनाते हैं। और वह जो डायलाइजर मशीन है उसके अंदर उसको हम फिट करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है यह 2 तरीके का हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है, दूसरा आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल। किडनी का नाम है आर्टिफिशियल, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया जाएगा वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन ही होगा। और वह जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या है? सेलोफेन। यह सेलोफेन मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल होता है। ये कैसा है मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी तरीके से ये सेलोफेन है। और उसी तरह से नेचुरल के लिए एक मेम्ब्रेन हो पेरिटोनियम। पेरिटोनियल, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो जिस पेशेंट के अंदर, जो पेशेंट है जिसके किडनी फेल हो गया है, उसी के अंदर से यह पेरिटोनियल मेम्ब्रेन उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है? एबिडोमिनल कैविटी के अंदर एब्डोमेन की लाइनिंग है, ये मेम्ब्रेनस लाइनिंग है एब्डोमेन के अंदर। मेम्ब्रेनस लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन। और जो सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं वह जो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? डायलिसेट। उस सॉल्यूशन को हम डायलिसेट कहते हैं। और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द लाइक नॉर्मल ब्लड का जो प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड जो बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा ब्लड होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर डायलिसलेट या डायलाइसिस फ्लूइड का होता है। और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि इस फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं होता है।
बाकी सारी चीजें पाई जाती है यूरिया को छोड़ करके। इसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से मेंटेन किया जाता है ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन से मैच करे, लेकिन उस फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं पाया जाएगा। अगर यूरिया नहीं होगा तभी तो डिफ्यूजन के द्वारा, चूंकि इसमें यूरिया है तो डिफ्यूजन के द्वारा मेम्ब्रेन से यूरिया बाहर निकलेगा। उस मैकेनिज्म को अभी देखते हैं थोड़ी देर में, डायग्राम के द्वारा उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो जब किडनी फेल हो जाता है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। वह जो एपरेटस है और जिसके जिसके अंदर हम डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक है डायलिसेट जिसको हम कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है उसको, सॉरी डायलाइजिंग फ्लूइड। और जो दूसरा है मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन दो तरीके का होता है, एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो नेचुरल है और एक दूसरा होता है आर्टिफिशियल जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल तो खैर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये जो ये सारा चीज मिल करके जो एपरेटस बनता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कम, अब उसका अरेंजमेंट कैसा है और वह अपना काम कैसे करता है इसको अब देखते हैं हम। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। देखिए हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर दो तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक को कहते हैं आर्टरी और दूसरे को कहते हैं वेन। तो जो आर्टरी होता है वह ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है और जो वेन होता है डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को कहां पहुंचाता है, उसको ले जा करके पुनः हार्ट में पहुंचाता है और हार्ट से फिर वह जो है कहां चला जाता है, लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए और तो फिर उसका प्यूरिफिकेशन, उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो जो हम इसके अंदर जो डायलिसिस का जो प्रोसेस है उसमें से जो ब्लड बाहर निकालते हैं वो आर्टरी से और ब्लड को फिर वापस भेजते हैं बॉडी के अंदर, वो वेन के द्वारा भेजते हैं। तो सबसे पहले तो उस स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं यहां पर जिसको कहते हैं हम डायलाइजर। यह एक सील्ड बॉक्स है और इस बॉक्स से के अंदर, बॉक्स के अंदर क्या होता है कि सेलोफेन के ट्यूब लगे होते हैं इस तरीके का, ये ट्यूब है और इसी ट्यूब के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है। यह सेलोफेनिक ट्यूब है और इसके नीचे यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उसको देखिए आप, ये जो अरेंजमेंट है ये एक बोतल से लगा रहता है। यहाँ पर एक बोतल है और उस बोतल के अंदर डायलिसिस करने के लिए एक फ्लूइड भरते हैं, इसके अंदर ये फ्लूइड भरा रहता है, डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये डायलिस्टेट कहते हैं इसको। और यहाँ पर लगा होता है एक एपरेटस जो क्या करता है कि पंप यहाँ पर लगा रहता है, ये है आपका पंप और ये जो पंप है ये प्रेशर से हवा को इस कंटेनर के अंदर भेजता है और फिर यहां से ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ प्रेशर से भेजा जाता है। ये ऐसे खुला नहीं रहता है, ये सील रहता है, ये ऐसे बंद रहेगा। फिर यहां पर से ये जो ट्यूब है ये इस तरीके से इसके नीचे एक कंटेनर लगा रहता है। ये इस तरीके का एक कंटेनर, यहाँ पर भी एक बोतल है
या एक कंटेनर है इस तरीके का रखा हुआ है। ये इस तरीके का कंटेनर, इसके अंदर ये जो ट्यूब आ रहा है इसी से प्रेशर के द्वारा इसमें जो है हवा भेजा जाता है और तब ये प्रेशर से ऊपर चढ़ता है। अब यहाँ पर इसके दो एंड आप देख रहे हैं, ये सेलोफेन ट्यूब है, ये है आपका सेलोफेन ट्यूब। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे नहीं तो ऐसे आप बना लीजिए, दो ट्यूब ट्यूब की तरह दिखेगा इस तरीके से, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो आर्म है, देखिए यहाँ पर एक है आपका आर्टरी और दूसरा है आपका वेन। तो ये जो है आपका, यहाँ पर मैं आर्टरी के लिए ए लिख रहा हूँ, ये आर्टरी है, यहाँ से कैथेटर लगा करके इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद ये सेलोफेन ट्यूब में सीधे चला जाएगा। यहाँ पर लगा रहता है एक एपरेटस जिसके अंदर और प्रेशर को ये मेंटेन करता है यहाँ। तो एक तो जैसे ही यह बॉडी से बाहर निकलता है तो इसके साथ मिलाया क्या जाता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, ताकि ये क्लॉट ना करे और इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को लो रखा जाता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर से ये आ रहा है बाहर निकल रहा है, उसके टेम्परेचर को और कम किया जाता है। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती है, तो जब टेम्परेचर लो करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो एनीवे, तो ये है आपका एंटीकोगुलेंट और टेम्परेचर को मेंटेन यहाँ किया जाता है, प्रेशर से जो है यहाँ पर लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है ये आर्टरी से। और इसके बाद ये पूरा सफर तय करने के बाद जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो इसको हम भेज देते हैं कहाँ पर, वेन में। तो वी फॉर वेन, ये वेन हो गया, और ए फॉर आर्टरी, और ये है आपका आर्म, ये आर्म से निकला है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो सेटअप है, ये है आपका यूटिलाइज्ड फ्लूइड, यानी वेस्ट है ये। इसी फ्लूइड के अंदर यूरिया आ चुका है यहां से, तो ये प्रेशर से ऐसे यहां से लिक्विड ये बाहर निकलेगा। तो अब ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है सेलोफेन ट्यूब। और सेलोफेन ट्यूब का जो एक एंड है वो आर्टरी से जुड़ा रहता है और दूसरे एंड जो है उसको हम वेन से जोड़ते हैं ताकि वो वापस चला जाए, शरीर से बाहर निकले। और फिर जो है प्यूरिफिकेशन के बाद, प्यूरिफाई होने के बाद, यूरिया का डिस्चार्ज होने के बाद, यूरिया को बाहर निकालने के बाद फिर वह जो ब्लड जो है इसके अंदर वेन के थ्रू फिर बॉडी में चला जाए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो एपरेटस है, ये जो सेटअप है, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो यह एक चैम्बर है, देखिए यह चैम्बर है, इसी के अंदर सेलोफेन का ट्यूब इस तरीके से लगा हुआ है। तो सबसे पहले आर्टरी से ब्लड को हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद उसके साथ हम एंटीकोगुलेंट, उसका टेम्परेचर लो करते हैं और फिर प्रेशर से हम ब्लड को कहाँ भेजते हैं, इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर भेजते हैं। ठीक उसी समय क्या करते हैं, यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से पंप के द्वारा हम प्रेशर जनरेट करते हैं। जब प्रेशर जनरेट करेंगे तो इसके अंदर कौन सा फ्लूइड है, उसको कहते हैं डायलिसेट, डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं उसको कहते हैं डायलिसेट। तो यह जो फ्लूइड है ये क्या होगा, प्रेशर से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बहेगा और ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएगा
यहाँ से और फिर इस डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकलेगा। तो जब इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और ये फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड के अंदर हमने बताया था कि इसमें क्या है, यूरिया नहीं पाया जाता है। तो जो यूटिलाइज, जब यूरिया इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, बाकी जो इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर और इस ट्यूब के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस यह है कि इसके अंदर जो है यूरिया नहीं पाया जाता है, इसके अंदर यूरिया पाया जाता है। तो नतीजा क्या होगा कि यूरिया है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां पर, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन है नहीं आउटसाइड द ट्यूब। तब क्या होगा, यूरिया जो है छन करके डिफ्यूज होकर के वो बाहर निकलेगा, इस ट्यूब से यूरिया जो है बाहर निकल जाएगा। जैसे तो यहां पर ज्यादा होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इस एंड पर पहुंचते पहुंचते यूरिया की मात्रा बहुत ही कम रह जाएगी, शरीर जो ब्लड बॉडी के अंदर वापस जा रहा है उसमें। तो जो यूरिया छन करके आया, जो बाहर निकल गया डिफ्यूजन के कारण, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको पता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूव करता है। इसमें तो यूरिया है नहीं, इसमें यूरिया पूरा है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा प्रेशर से वो कहां चला आएगा, ऑस्मोटिक, ये जो आपका डायलिसिस फ्लूइड है वहां चला आया, और यहां से जब ये इधर से कंटिन्यूअस जा रहा होगा, इधर से कंटिन्यूअस निकल रहा होगा, तो इधर से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उस लिक्विड में क्या है, यूरिया है, प्लस वाटर भी हो सकता है, थोड़ी बहुत मात्रा में पानी भी रहता है, अदर सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अमाउंट है यूरिया का वो यहाँ पर आकर के कलेक्ट होता रहता है। तो ये जो सिस्टम है, अच्छा जब वापस ये जा रहा है तो उस हालत में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, यहाँ तो हमने टेम्परेचर को लो किया है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा उसका क्या होगा, हाई करेंगे। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जो फ्लूइड यहां से वापस जा रहा है उसका टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू बॉडी टेम्परेचर, इक्विवेलेंट टू बॉडी टेम्परेचर। तो इसको भी मेंटेन रखा जाता है और प्रेशर के द्वारा इसको पूरा वापस जो है वेन में भेजा जाता है। तो यह है आपका आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का क्या काम है, एक इंपॉर्टेंट काम है यूरिया को, मैक्सिमम यूरिया को बाहर निकालना। अगर पानी ज्यादा है तो पानी को भी वो बाहर निकालता है, कुछ सॉल्ट को भी वो बाहर निकाल लेता है। इसके अलावा सोडियम पोटासियम के बैलेंस या उसको भी यह मेंटेन करता है। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आर्टिफिशियल किडनी के लिए। और ये जो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। यह कितना, ये जो है एक बार डायलिसिस करने के लिए 6 to 8 आवर्स चाहिए, 6 to 8 आवर्स चाहिए। और उस पेशेंट को वीक में 2 बार करना पड़ेगा, इसके लिए ट्वाइस इन ए वीक, 2 बार, सप्ताह में 2 बार, और एक बार में 6 से 8 घंटे का समय उसको लगता है। तो यह है आपका ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा उस पेशेंट को जिसका किडनी जो है फेल हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।